अच्छा बेटा, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सर्कल के अटेम्प्ट किए थे। आज का जो हमारे क्लास का टारगेट है वो हमारे पास से पास पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे इसके, ठीक है। पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आपके सीआई के अंदर आते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और उसके अंदर हम लोग किस तरीके से उनकी क्वेरीज को या उनकी जो आपके पास उसका सॉल्यूशन है किस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास जो मौजूद है वो क्या कहता है, द डायग्राम शोज अ सर्कल सेंटर ओ passing through A, B, C and D. AOC is a straight line and BAC is equals to 42 degrees। ठीक है। सबसे पहले पार्ट में उसने आपसे ये कहा कि फाइंड BDC। BDC का मतलब क्या है कि मेरे पास लेट सपोज, अगर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले जो आपसे डिस्कस किया वो क्या है कि बीडीसी एंगल डी आपने फाइंड आउट करना है, लेकिन बीडीसी सबसे पहले देखो है कहाँ पे, राइट से इसको डिस्कस करते हैं। बी डी एंड सी, ये वाला मेरे पास एंगल है। इसको अगर लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ एक्स डिग्रीज का, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको लगते हुए दिख रही है कि जिसके अंदर हमारे पास जो है ये इसका सेंटर ओ है। कौन सी प्रॉपर्टी लगते हुए दिख रही है कि आप जो है एंगल डी इसका कैलकुलेट कर सकते हो। अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है एक काम ये करूं कि इस तरीके से अपने सर्कल को ब्रेक डाउन करता हूँ, ठीक है। तो सेमी सर्कल में इसे ब्रेक कर दिया, सेमी सर्कल में जब ब्रेक किया तो मैंने ये देखा कि ये आपका अपर सेमी सर्कल है और नीचे वाला लोअर सेमी सर्कल है, ठीक है। तो एंगल ए और एंगल डी ये आपस में क्या है मेरे पास, एक ही सेगमेंट में लाई करते हैं, सही है। सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी आ गई, तो प्रॉपर्टी नंबर 3 इसके अंदर एप्लीकेबल है। तो डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि ए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सही है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी का नाम लिखोगे वो क्या आपके पास, सेम सेगमेंट। ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, एंगल ए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 42 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल डी भी जो है वो ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो गया, 42 डिग्री। सो हेंस एंगल डी इज इक्वल टू 42 डिग्रीज। ये आपके पास था पार्ट ए। क्लियर। शेल वी मूव ऑन, आगे चलें पार्ट बी पे। ओके। पार्ट बी के अंदर, अच्छा बेटा एक चीज देखो, क्वेश्चन के अंदर इसको मैं एक चीज और समझा दूं आपको। क्वेश्चन के अंदर आपके पास एंगल बी डी सी था, तो आप एंगल डी डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल बी डी सी। अच्छा, और एंगल ए भी आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखोगे, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने टर्म इस्तेमाल की कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है। लेकिन आपने इसे किस तरीके से पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन आपको फॉर्म में गिवन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, बी डी सी, क्योंकि सेंटर एंगल हमेशा होता है। तो मैं यहाँ पे जो करूंगा वो यूं लिख सकता हूँ कि इज इक्वल्स टू एंगल डी किसके बराबर है, बी डी सी के बराबर है। और एंगल ए हमने कहा था कि दोनों सेम होंगे, तो एंगल ए कौन सा वाला है, बी ए और सी, बी डी सी और बी ए सी, तो सेंटर एंगल ए बन गया आपका, सही है। तो एंगल बी ए सी, ये आपने वही टर्म्स इस्तेमाल की जो आपकी क्वेश्चन के अंदर मौजूद थी, ठीक है। तो अब आपने एंगल बी ए सी लिखा, वो आपके पास 42 था, और आपके पास एंगल बी डी सी के बराबर है ये। तो आप जो यूज करोगे वो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि बी डी सी जो है वो बराबर आ गया मेरे पास 42 डिग्रीज के, सही है। तो मेक इट श्योर कि ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये सिर्फ समझाने की हद तक है, आपने सिर्फ जज करने के लिए ये देखना है कि एंगल्स कौन से बराबर हैं, लेकिन जो आंसर आप लिखोगे वो किस फॉर्म में लिखोगे, जैसे क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। क्लियर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी। अब हमने ये देखना है कि ए बी सी हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, एंगल ए बी एंड सी। ये वाला पार्ट मैं थोड़ा सा रब करता हूं, और ये भी रब कर दिया, सही है। अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को देखता हूं कि हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी, तो ये वाला जो पूरा का पूरा ट्राइंगल है, ये हमारे पास अगर आप थोड़ा सा गौर करो, ये डायमीटर से पास कर रहा है लाइक दिस, ये डायमीटर से पास कर रहा है, उसके बाद ये यहां से आया इधर, और ये आपके पास आ गया ऐसे। ये ट्राइंगल आपके पास मौजूद है, सही है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर एक
मेरे पास जो है सेमी सर्कल बना रहा हो, यानी डायमीटर से लाइन ड्रॉ हो रही हो, और दूसरा एंगल जो ऑपोजिट एंगल है वो हमारे पास सरकमफेरेंस पे एक इसका कॉर्नर हो, तो वो एंगल कितने डिग्रीज के बराबर होता है? बता सकते हो मुझे कितने डिग्रीज के बराबर होता है वो? कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर? प्रॉपर्टी नंबर टू, गुड, बिल्कुल यहाँ पे आएगी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू क्योंकि वो ये कहता है कि आपके पास जो ए सी है इज अ डायमीटर, तो प्रॉपर्टी नंबर टू अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी नंबर टू है आपके पास है कि अगर एक डायमीटर मेरे पास गुजर रहा हो एक ट्राइंगल का, ठीक है, डायमीटर से मुराद क्या है कि एक लाइन गुजर रही है मेरे पास ट्राइंगल की जो सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल को टच करते हुए जा रही है, और सर्कल के दोनों एंड्स में मेरे पास कॉर्नर्स पे टच हो रही है, ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया। और उसका जो तीसरा कॉर्नर है वो आपके पास कहाँ पर लाई कर रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को टच कर रहा है, तो वो जो एंगल बनाता है वो हमेशा 90 डिग्रीज का बनाता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर टू है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे पास एंगल ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि यू हैव टू फाइंड द एंगल ए सी बी। अब अगेन यहाँ पे रब करते हैं इसको, और ए सी बी के बारे में वो आपसे पूछ रहा है। तो ए सी बी जरा देखो कौन सी लाई करेगी मेरे पास यहाँ पे? ए सी एंड डी, दिस एंगल दे आर आस्किंग यू अबाउट दिस एंगल, इसे हम वाई से डिनोट कर देते हैं, वाई डिग्रीज। अगर मैं ये ट्राइंगल पूरा कंसिडर करता हूँ जो ए से सी तक है और सी से बी तक है, जो हमारा ये राइट एंगल वाला ट्राइंगल है 90 डिग्रीज वाला, तो हमें ये पता है एक एंगल 42 गिवन है, एक एंगल हमें ये पता है ये 90 होता है। तो तीसरा एंगल आसानी के साथ यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है। किस तरीके से? वी कैन राइट इट लाइक 42 प्लस 90 प्लस ए सी बी इक्वल्स 180 डिग्रीज। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 माइनस 42, विच इज इक्वल्स टू 48 डिग्रीज। दैट इज योर आंसर। क्लियर? राइट नाउ इज देयर एनी क्वेरी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर टू के अंदर अब्दुल्ला आपसे ये कहता है पेंटागन हैज फोर एंगल्स ऑफ 2x and 1 angle of x degrees, ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि हमें किस तरीके से पता चलेगा कि सम ऑफ द पेंटागन जो है वो कितने के बराबर होता है? मुझे ये बता सकते हो कि सम ऑफ द पेंटागन हमारे पास कितने डिग्रीज के बराबर होता है? जैसा हमें ये पता है कि ट्राइंगल की अगर बात करते हैं तो ट्राइंगल हमारे पास जो है 180 के बराबर है। अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसके चार कॉर्नर्स हैं, चार कॉर्नर्स वाले 360 के बराबर होते हैं, पांच कॉर्नर्स वाले नहीं होते। मेक इट श्योर, पेंटागन के पांच कॉर्नर्स होते हैं, वो कभी भी 360 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज जो बता रहा हूँ वो क्या है कि इसका फॉर्मूला नोट डाउन करो अपने पास। फॉर्मूला क्या है? n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंगल्स। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर एन साइड्स होंगी, जितनी साइड्स होंगी वो मेंशन कर देगा। लेट सपोज उसने आपसे कह दिया 5 साइड्स हैं, पॉलीगॉन है, तो सॉरी पेंटागन है, तो 5 साइड्स हैं, आप यहाँ पे एन की जगह 5 रख दोगे। उसने कहा हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं, तो आप यहाँ पे 6 रख दोगे, ठीक है। ऑक्टागन है, 8 साइड्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे? 8 सब्सिट्यूट कर दोगे, सही है। तो सबसे पहले उसने आपसे ये कहा कि पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले टोटल सम निकालना है। टोटल हो जाएगा 5-2 मल्टीप्लाई बाय 180 is equals to sum of all angles। तो 5-2 is 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 180। मुझे आंसर बताइए जल्दी से अब्दुल्ला, क्या आ रहा है? 540, गुड। तो ये जो हमारे पास आया 540 डिग्रीज, आपके पास टोटल सम आ गया पेंटागन का। उन्होंने ये बोला अ पेंटागन हैज 4 साइड्स, जिसकी 4 साइड्स हैं 2x के बराबर है, और वन साइड जो सॉरी वन एंगल जो है वो आपके पास x डिग्रीज के बराबर है। तो चार एंगल्स को मैं इस तरह लिख दूंगा, 2x प्लस 2x प्लस 2x
प्लस 2x, ये चार लिख दिए, 1 2 3 4, ये चार साइड्स, चार एंगल्स हो गए, प्लस उसके बाद एक एंगल उसने बोला x के बराबर है, सो x आ गया आपके पास, ये टोटल 5 एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5। अब इसको एडअप करोगे विच इज इक्वल्स टू 540 डिग्रीज, एडअप करोगे 2 4 6 8 एंड 1 इज 9, 9x इज इक्वल्स टू 540, और x का आंसर जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, 60 डिग्रीज। तो x की जो वैल्यू मेरे पास आई यहाँ पे क्या आ गई, 60 डिग्रीज निकल के आ गई। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज बी। अब बी के अंदर वो आपसे ये कहता है कि ए बी सी डी एंड ई बी सी एफ आर द पार्ट्स ऑफ द टू आइडेंटिकल रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन्स। उसने ये कहा कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ये ऊपर वाला जो आपका पूरा पोर्शन बनता है, ठीक है। सिमिलरली उसने अब नीचे वाले की बात की, नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे क्या है, नीचे वाला उसने कहा ई सी एफ, ई बी, ये वाला बी गया, देन सी एंड देन एफ, ये नीचे वाला पूरा आपके पास। उसने कहा ये दोनों आपके पास एन साइडेड पॉलीगॉन है। एन का मतलब ये है कि हो सकता है पेंटागोनो, हो सकता है ऑक्टागोनो, हो सकता है नैनो हो, कुछ भी हो सकता है ये मेरे पास ना, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये कितनी साइडेड है, ये बात उसने सिर्फ मुझे मेंशन कर दी, कंडीशन बता दी। उसके बाद वो कहता है द टू पॉलीगॉन्स आर ज्वाइंट टुगेदर अलोंग एज बी सी, दो पॉलीगॉन्स को एक साथ ज्वाइन किया गया, एक ऊपर वाला पॉलीगॉन एक नीचे वाला पॉलीगॉन, दोनों को ज्वाइन किया गया। कहां पर ज्वाइन किया गया, बीसी के एंड्स के ऊपर, एक ये ज्वाइन कर दिया गया और एक ये वाला ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। मैं मेंशन कर देता हूं कि कौन कौन सी ज्वाइनिंग हुई है, रेड से मेंशन कर रहा हूं, एक ये मेंशन आपके पास हो गया, इस तरीके से ही ज्वाइनिंग हो गई है, और दूसरी ज्वाइनिंग आपकी यहां से और इस तरीके से, ये दो ज्वाइनिंग हो गई, कहां पे हुई है, बी और सी पॉइंट के ऊपर ज्वाइन हो गया। उसके बाद वो ये कहता है एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, डी सी एफ इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। आपने यहाँ पे एन की कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से कैलकुलेशन, इसके अंदर हमेशा एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जब भी बात की जाएगी कि मेरे पास जो है एन निकालनी है या एन आइडेंटिकल रेगुलर पॉलीगॉन जो है अटैच किए गए हैं, सही है। तो उसके अंदर सबसे पहला काम ये करोगे कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट करोगे पॉलीगॉन का, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, जो भी ये आपके पास एंगल गिवन है इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो एक्सटीरियर एंगल आप सॉरी डिवाइडेड बाय 2 कर दो, एक्सटीरियर एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 15। तो पता ही ये चला कि बेसिकली मैंने क्या काम किया, मैंने इस 30 को यहां से दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, इधर ये आपके पास ऊपर वाला 15 आ गया और नीचे वाला भी आपके पास 15 डिग्रीज आ गया, ये एक्सटीरियर एंगल आपके पास निकल के आ गए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है वो फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला मेरे पास यूज किया जाता है। और ये एक एंगल जो आपके पास है वो कितने का है, 15 का। तो जब आपसे बात की जाएगी तो एन इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एक एक्सटीरियर एंगल, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल जो मेरे पास एन साइडेड पॉलीगॉन है तो उसकी टोटल साइड्स कितनी है। जब इसको कैंसिल करोगे यू विल गेट द आंसर, आई थिंक चेक करो, 24 है 25 है। जी अब्दुल्ला, क्लियर हुआ क्वेश्चन के क्वेश्चन के अंदर करना क्या था और ये आपका किस तरीके से हमने सॉल्व किया है पार्ट बी को, ठीक है। दोबारा समझ लो पार्ट बी को। पार्ट बी के अंदर हुआ क्या, हुआ ये कि आपको ये पता था कि एक हमारे पास जो एंगल है डी सी एफ वो 30 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है। अब उन्होंने ये किया कि इसके अंदर हमने एक्सटीरियर एंगल का कैलकुलेट करना था, तो एक्सटीरियर एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया, जो भी एंगल गिवन था उसे डिवाइड बाय 2 किया, उसका आंसर आ गया 15। अब वो 30 था तो 15 आ गया, 40 होता तो 20 आ जाता, 60 होता तो 30 आ जाता आपके पास, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू टोटल जो हमारे पास 360 है डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स यानी नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलीगॉन। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एन का आंसर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 15।
So the answer of n is equals to 24. Done. अच्छा अब्दुल्ला बेटा, इसके अंदर यहाँ पे दो चीजें हैं जरा थोड़ी सी समझने की, जो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में नहीं पूछी गई अभी, लेकिन हो सकता है कि आपके पास आने वाले जो है पेपर्स के अंदर जो है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले एक चीज है वो ये आपसे कह सकते हैं कि जिस तरह इन्होंने ये बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन इज बेसिकली व्हाट, द नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, नंबर ऑफ एंगल्स या नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास जो है एन। इसी तरह से एक्सटीरियर एंगल निकालने का आपको फॉर्मूला पता चला कि एक्सटीरियर एंगल जो बराबर होता है वो बराबर हमारे पास किसके होता है, 360 डिवाइडेड बाय एन। अगर मैं एक पर्टिकुलर एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लेता, यहाँ पे किया 15 निकाला, ठीक है, तो 360 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो एन हमारे पास निकल के आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास इस तरीके से भी आ सकते हैं कि लेट सपोज वो आपसे कह दे कि ये एक मेरे पास जो है एंगल है, ठीक है, और उसने आपसे कह दे कि इसकी वैल्यू एक्स, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास कंप्लीट जो ऊपर वाला है ये पेंटागन है। सही है, उसने कह दिया अभी तो एन साइडेड पॉलीगॉन का है, उसने समझ के ये हमारे पास तो ऊपर और इंटीरियर एंगल है वो एक्स डिग्री है। तो मुझे ये बताइए कि इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला बेटा याद है आपने कि इंटीरियर एंगल जो होता है, एक इंटीरियर जो एंगल बराबर होता है आपके पास वो कितने के होता है, इज इक्वल्स टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180, जैसे हम उसका सम का निकालते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन, बस डिवाइडेड बाय एन जो है जब वो आपके पास इंक्लूड कर दिया जाए तो इसका मतलब आप इंटीरियर एंगल सिंगल कैलकुलेट कर रहे हो। अदरवाइज अगर एन आपने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 लिखा है, तो इसका मतलब आप टोटल सम निकाल रहे हो उसका। सही है, तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 इज व्हाट, 540। 540 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 हमने पेंटागन लिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, 540 डिवाइड बाय 5 व्हाट विल बी द आंसर, 108। इज इट 108? तो हमारा जो एक एंगल निकल के आया वो क्या आ गया, 108 डिग्रीज इंटीरियर एंगल, ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सही है, तो ये फॉर्मूले आपने बेटा याद रखने हैं कि एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है, कि एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 360 डिवाइडेड एन यानी टोटल नंबर ऑफ साइड्स। अब वो एक्सटीरियर एंगल एक दे दें तो आप एन कैलकुलेट कर लो, एन दे दें तो एक्सटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लो। ये फॉर्मूला हो गया। सेकंड आपका क्या है, इंटीरियर एंगल निकालने का, एक एंगल निकालने का एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय एन, और इसी तरह टोटल सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल टू टोटल सम। ये तीन फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अपने पास नोट डाउन करना है, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन दिया जाता है तो उसके अंदर वो इसी तीनों क्वेश्चंस को घुमा के एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं तीनों में से। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस को घुमा फिरा के ही पूछ रहे होते हैं, आपने यही तीन फॉर्मूले उसके अंदर यूज करने हैं सिर्फ। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और इसके अंदर जरा देख लो, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे आप ये बता सकते हो कि इसे मैंने यहाँ 15 और 15 में ब्रेक क्यों किया। सही है, मैं अगर ये करता कि लेट जी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने 360 डिवाइडेड बाय 15 इस जगह पे किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 15 क्यों किया, मैं इसे यहाँ पे यूं भी तो लिख सकता था कि ये भी आपका पूरा जो है ये अगर 30 है तो लेट सपोज ये भी 30 है, ये 30 डिग्रीज है, तो मैंने यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 30 क्यों नहीं किया। क्वेश्चन ये डिवाइडेड बाय 2 करने की वजह, उसके पीछे रीजन क्या था। अच्छा देखो यहाँ पे बेसिकली है क्या चीज, हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, आपको कैसे पता बाइसेक्ट हो रहा है, तो मैंने लाइन बनाई है ना, बाइसेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंगल एक्सटीरियर एंगल निकालने का है 360 डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ सिंगल एक्सटीरियर की बात कर रहा है, और ये जो पूरा 30 गिवन है ये बेसिकली किसको कवर कर रहा है, नीचे वाले पूरा जो शेप है इसको भी कवर कर रहा है और ऊपर वाली शेप को भी कवर कर रहा है, यानी ये जो कंप्लीट एंगल है ये दोनों के सम के बराबर है। सही है, यानी ये दोनों का सम मेरे पास एक्सटीरियर एंगल जो है ये टोटल दे रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ ऊपर वाला या सिर्फ नीचे वाला सिंगल निकालना है तो उसके लिए मुझे हर हाल में इसको बाइसेक्ट तो करना पड़ेगा ना। जब तक मैं बाइसेक्ट नहीं करूंगा तब तक मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर,
नहीं कैलकुलेट कर सकता, क्योंकि ये ऊपर वाला एंगल, अब ये ऊपर वाला एक्सटीरियर के बराबर हो गया, और ये जो नीचे वाला एंगल है ये नीचे वाले एक्सटीरियर के की जो डायग्राम है उसका एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह ये जो ऊपर वाला आपके पास एक्सटीरियर एंगल है ये ऊपर वाली डायग्राम का एक्सटीरियर एंगल है। जब दोनों को कंबाइन किया तो ये पूरा एक बन गया, जिसने ऊपर जो आपके पास बन रहा है डायग्राम और नीचे वाली जो डायग्राम है, दोनों को कंबाइन करके एक एक्सटीरियर दे रहा है मुझे। सही है, क्योंकि यहाँ सिंगल की बात कर रहे हैं, सिंगल पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हमने उसे डिवाइड बाय 2 किया और फिर हमने 15 उसका कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अगर यहाँ पे एक सिंगल शेप मेरे पास होती है और उसका 30 होता तो आप उसे डिवाइडेड बाय 2 नहीं करता, आप उसके अंदर फिर 30 ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे होते। क्लियर हो गई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? गुड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इस वजह से जो है ना पूछ लिया करो कि क्यों ऐसा हो रहा है और किस वजह से ऐसा हो रहा है। सही है, चलें जी, आगे मूव ऑन करें आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे ये बता दो जरा जल्दी से, इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। अब्दुल्ला आपकी तरफ से मुझे हिंट आनी चाहिए कि सर हमने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। गिवन डायग्राम आपके पास मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने एक चीज ये कह दी कि ए बी सी इज पैरेलल टू डी ई एफ जी। ए बी सी ये पैरेलल है आपके पास किस लाइन के? डी ई एफ जी। ये एरो बना हुआ है, ये एरो एक आ गया और ये एरो आपके पास दूसरा वाला आ गया। ये दोनों लाइंस आपके पास उसने कह दिया पैरेलल हैं, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट स्टेप में आपसे ये कहा कि बीई बी सी इज इक्वल्स टू बीई, बी सी और बीई बराबर है, जो उसने इस मार्क के जरिए शो कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है कि ये आपके पास जब दो मार्क आ गए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सी बी एफ इसको कैलकुलेट करना है। सी बी एफ देख लेते हैं कौन सा है, सी बी एंड एफ, यानी ये वाला आपने कैलकुलेट करना है एक्स। तो इसके अंदर से अच्छा, आपने ये मुझसे कहा कि 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा क्यों बोला, क्या सोच के बोला कि अगर मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा ये वाला एक्स निकल के आ जाएगा? सी बी और ये एफ, ये एंगल कैलकुलेट करना है। दो एंगल की वजह से नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से ये होता है। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी मैं शेप बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, लेट सपोज ये मेरे पास शेप आ गई, सही है, तो इसके ये जो एंगल्स हैं, ये वाला एंगल, लेट सपोज ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। मेक इट श्योर, ये याद रखना। कॉरिस्पॉन्डिंग आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं इनका जो आपके पास सम होता है ऑलवेज सप्लीमेंट्री होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल की बात करता हूँ पार्ट के अंदर, तो ये आपके पास क्या है, एंगल एक्स प्लस 102 इज इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस 102, तो आपका जो आंसर निकल के आया वो क्या आ गया, 78 डिग्रीज। ये एंगल एक्स कैलकुलेट हो गया आपका। डन, क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, एंगल ए बी ई कैलकुलेट करना है। एंगल ए बी ई को जरा मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास ए बी ई कहां पर है। ए, वेयर इज ए बी एंड ई, यानी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है मैंने, दिस एंगल ए बी एंड ई, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपने ये बताया कि इसका आंसर जो है 110 निकल के आएगा। चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास है y डिग्रीज, सही है, गुड, बिल्कुल 180 में से इसको 110 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। मुझे ये आंसर अब सही लगा आपका, क्यों लगा, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ आइसोसेलेस की कंडीशन तो ये भी 35 मेरे पास मौजूद है, ये भी मेरे पास 35 डिग्रीज मौजूद है। सही है, आइसोसेलेस के अंदर क्या होता है, दो साइड्स एंड दो टू एंगल्स बोथ आर इक्वल। तो ये मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 35 प्लस 35 प्लस, और इस एंगल को, ये जो पूरा एंगल है इसे नाम दे देते हैं जेड का, जेड डिग्रीज। तो ये हो गया जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये बात सही है, ये आपके पास हो जाएगा जेड इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 110 आ जाएगा।
और उसके बाद आपने क्या किया कि y प्लस जेड जो बराबर होता है वो होता है 180 डिग्रीज के बराबर। तो आपने ये लिख दिया कि y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, क्योंकि z की वैल्यू 110 है आपके पास, एंड योर आंसर इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ओके, तो हम ये देख रहे थे कि हमने जो है पार्ट बी के हम ऊपर थे, जिसके अंदर हमने ये कैलकुलेशन इसकी की, तो हमारे पास जो y निकल के आया था वो क्या आया था यहाँ पे 110 इसका कैलकुलेट हुआ। तो फाइनल जो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आया वो क्या आया 70 डिग्री, जो बिल्कुल सही था, गलत नहीं था, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न हमने यूज किया ये बहुत लेंथी पैटर्न था। इसके अंदर हम डायरेक्टली एक चीज अप्लाई क्या कर सकते थे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एक एंगल बराबर होता है सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अब एक्सटीरियर एंगल में देखो, हमारे पास जो हमने कैलकुलेट करना है वो कौन सा वाला पोर्शन है, वो हमने ये निकालना था, दिस पोर्शन, ठीक है, जिसे वाई हम कह देते हैं, लेट्स सपोज इसे कैलकुलेट करना था। ट्राइंगल हमारे पास जो बन रहा है वो ट्राइंगल कौन सा है, दिस ट्राइंगल, ये आ गया, ये आ गया, और उसके बाद ये वाला ट्राइंगल आ गया, ये पूरा ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। इस ट्राइंगल का जाहिर है ऑपोजिट जो बना वो हमारा एक्सटीरियर बना, वो ये वाला ट्राइंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया। मैंने क्या बोला, एक्सटीरियर, और कैलकुलेट भी यही करना है, तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो ये वाला y है डिग्रीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट। अब ट्राइंगल के इंटीरियर तीन वाला भी ये वाला 35, तो ऑपोजिट का मतलब ये है कि उसको हटाकर आमने सामने वाले जो दो एंगल्स हैं, तो आमने सामने वाले एंगल सी है और एंगल ई है, तो ये मेरे पास कितने के बराबर है, इनका सम आपने करना है, तो ये बराबर है 35 प्लस 35, तो जो y डिग्रीज डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया वो मेरे पास 70 डिग्री के बराबर आ गया, ठीक है। तो अपना यहाँ पे आपने पेपर के अंदर टाइम को लेस कंज्यूम करना है और अपने आंसर्स को शॉर्ट ट्रिक से जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला। बात क्लियर हो गई बेटा, समझ आ गई जो मैं बताना चाह रहा हूँ बात के, किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। ये फॉर्मूला अपने पास बेटा नोट डाउन रखो, सही है। अब लेट्स सपोज मैं एक चीज और कहता हूँ कि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और क्वेश्चन में चेंज करके मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये वाला एंगल बता दो, ये जो z डिग्री है ये कितने के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल z इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट। अब z के ऑपोजिट कौन से मेरे पास है यहाँ पर, एक ये वाला एंगल आ रहा है एंगल बी, और एक आ रहा है 35, तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बी प्लस 35, इसके सम के बराबर मेरा z है। तो अगर लेट सपोज हमने कैलकुलेट यहाँ पे एंगल बी जो है 110 कर लिया था, तो 110 के अंदर ऐड करेंगे 35 को, तो ये बन जाएगा आपके पास 145 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल जेड इस तरीके से कैलकुलेट हो गया। डन, शैल वी मूव ऑन अब्दुल्ला, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगर आपने इसे कॉपी डाउन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास डायग्राम ये कंप्लीट मौजूद है, जिसके अंदर आपके पास एक स्मॉल सर्कल है और एक बिगर सर्कल है, जिसके अंदर आपके पास सेम शेप है, लेकिन सिर्फ फर्क ये कि ये मेरे पास वर्टिकली ऑपोजिट मुझे दिखाया गया है। इसके अंदर पार्ट ए तो सिमिलर ट्राइंगल्स का जो अभी हमारा फिलहाल चैप्टर नहीं है, तो इसे आप अभी ड्रॉप कर दो, पार्ट बी पे स्विच करते हैं। ये वाला पार्ट जो हमारे पास है, पार्ट बी के अंदर कहता है फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स डी सी वाई, डी सी एंड वाई, ये वैल्यू आपने यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो मुझे ये बताओ कि डीसीवाई की कैलकुलेशन मैं किस तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकता हूँ, एनी आइडिया। अगर मैं एक चीज देखता हूं कि मेरे पास ये जो पूरी लाइन है, समझना मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरी लाइन डायामीटर है, सही है,
और ये वाली जो कॉर्नर है ये सरकमफेरेंस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा 90 के बराबर है। ठीक है, अगर ये पूरा 90 के बराबर है, एंगल डी 90 के बराबर हो गया, तो सिंगल अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू ये वाली निकालनी है जिससे मैं एक्स कह देता हूं, तो क्या ये मेरे पास बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्रीज के? ये बात समझ आ रही है बेटा? इसके अंदर कोई मसला, कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई हो? ये 90 माइनस एक्स के बराबर है, इसमें कोई बेटा मसला है, कोई चीज जो ऐसी जो नहीं समझ आई तो मुझे बताओ। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे। मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर मैं एक चीज आपको और शो करूं ब्लू से, तो ये वाला ये सेंटर है अगर मेरे पास, तो यहां से लेके यहां तक डायामीटर, सिमिलरली यहां से लेके यहां तक डायामीटर, ये दोनों सर्कल के डायामीटर्स हैं। जब सर्कल के डायामीटर्स हैं तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मेरे पास दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो जो एंगल ये वाला एक्स कैलकुलेट हुआ, क्या मैं ये कह सकता हूं यही एंगल मेरे पास ये वाला होगा अकॉर्डिंग टू द आइसोसेलेस ट्राइंगल? तो आई कैन डायरेक्टली say that angle is also equal to 90 minus x degrees। यानी मेरे पास डी सी वाई जो कैलकुलेट हुआ वो कितने के बराबर हो गया, 90 माइनस एक्स डिग्रीज के बराबर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने तकरीबन 4-5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था पास पेपर्स के सर्कल प्रॉपर्टीज के। आज फर्दर ऑन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारी मंडे को क्लास होगी उसके अंदर फिर हम जो है न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास के अंदर जो हम लोगों का टॉपिक है, जो पास पेपर से क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास ये है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या कहता है, points A, B, C, D lies on the circumference of a circle। A, B, C, D का मतलब ये कि 1 2 3 4 चार कॉर्नर्स पे आपके पास जो है सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है? विद द सेंटर O एंड ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। जो उन्होंने मार्क भी किया हुआ है कि ये आपके पास जो ए बी ये वाली लाइन है ये बराबर है मेरे पास सी डी के बराबर है। वो ये कहते हैं कि ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। जो ये दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर जिसे ई का नाम इन्होंने दिया हुआ है। और ओबीसी का जो एंगल है वो इन्होंने क्या कह दिया हमारे पास, 20 डिग्रीज। कहता है कैलकुलेट बीओसी। पार्ट ए के अंदर उसने आपसे ये कहा कैलकुलेट बीओसी। तो सबसे पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि बीओसी है कौन सा। बी ओ सी सेंटर एंगल है, सेंटर एंगल ये रहा मेरे पास, ये आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब सबसे पहले एक चीज तो आप ये देखो कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूं इस सेंटर से लेके यहाँ तक ये एक रेडियस है, सिमिलरली इसी सेंटर से लेके यहाँ तक ये दूसरा रेडियस है। जब दोनों मेरे पास यहाँ पे रेडियस है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये लाइन इसके बराबर है। सही है? ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि रेडियस कॉर्नर्स को टच कर रहे हैं सर्कल के, तो दोनों लाइंस बराबर, तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जब बनेगा तो एक एंगल अगर 20 डिग्रीज है तो दूसरा एंगल भी मेरे पास यहाँ पे 20 डिग्रीज हो गया। अब ये पूरा मेरे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। सही है? तो एंगल किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 डिग्रीज। तो मेरा जो आंसर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 120 डिग्रीज। तो मेरा जो एंगल निकल के आया एंगल बी ओ सी वो कितने के बराबर आ गया हमारे पास, 120 डिग्रीज के बराबर आ गया। सही है गलत है? 140 डिग्रीज होगा। सो रहे हो अब्दुल्ला, मैंने कैलकुलेशन से कर दी तो बोल भी नहीं रहे बेटा। 180 माइनस 40 140 होता है, 120 नहीं होता। सही है जी, जागना है सोना नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर आपसे कहता है कैलकुलेट सी ए बी। सी ए बी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले देखो सी ए बी कहाँ लाया कर रहा है, सी ए बी यानी ये वाली एंगल आपने ये वाली प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, एंगल कैलकुलेट करना है। ये वाला एंगल आपके पास निकल के आ गया जो 140 डिग्रीज है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहां लगते हुए दिख रही है अब्दुल्ला, अगर मैं इसको देखता हूं कि एक पॉइंट मेरे पास सर इधर लाई कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, और दूसरा पॉइंट मेरे पास जो लाई कर रहा है वो कहाँ है, सेंटर पे लाई कर रहा है।
तो अगर मैं देखता हूं कि एक एंगल सेंटर है और एक एंगल मेरे पास कौन सा है, सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, तो मुझे ये बता दो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होती हुई आपको दिख रही है। प्रॉपर्टी की हिंट आपके सामने मौजूद है, एक सर्कमफेरेंस को लाई कर रहा है और एक आपके पास सेंटर है। प्रॉपर्टी नंबर वन, प्रॉपर्टी नंबर वन के अंदर हमारे पास यही प्रॉपर्टी होती है कि एक सेंटर को लाई करेगा और एक सर्कमफेरेंस को लाई करेगा। ठीक है। नहीं। अच्छा ओके ठीक है सही है। तो प्रॉपर्टी नंबर वन हमारे पास है यहाँ पे, प्रॉपर्टी नंबर वन हमारे पास क्या कहती है कि सेंटर एंगल जो बराबर है, यानी मैं से ये कह सकता हूं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ सी ए बी। यानी सी ए बी आपके पास अगर मैं दो गुना करूं, सही है, तो वो मेरे पास किसके बराबर बन जाएगा, बी ओ सी के बराबर बन जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आई मैंने क्या लिखा है? बी ओ सी कितने के बराबर है मेरे पास, अगर मेरे पास ये देखो ये सी ए बी, इसको अगर मैं क्या करूंगा, डबल करूंगा तो मेरा सेंटर वाला एंगल बन जाएगा। तो बी ओ सी हमारे पास कितने के बराबर है, 140 डिग्रीज। 140 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी ए बी का। और सी ए बी कितने के बराबर आपके पास यहाँ पे हो गया, 70 डिग्रीज के बराबर हो गया। ठीक है। यानी आप, मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे कि जो एंगल बी ओ सी है, यानी एंगल ओ जो है वो कितने के बराबर है, जब मैं ए का ट्वाइस करूंगा, जब ए का ट्वाइस करूंगा तो मेरे पास ये जो है बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। तो बी ओ सी की वैल्यू 140 है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 है, नीचे आके डिवाइड होगा तो सी ए बी जो है 70 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस प्रॉपर्टी के अंदर एक और चीज आपको बताई थी, वो क्या चीज थी कि यहाँ पर जो मेरे पास एक एंगल है और ये वाला एंगल, इसके अंदर आपके पास सेंटर एंगल कौन सा वाला होगा, एक्सटर्नल बाहर वाला होगा, और शेप के अंदर आपके पास इंटरनल एक सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा होगा एंगल। तो इंटरनल एंगल ऑफ अ सरकमफेरेंस और एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ सेंटर, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। सही है, ये याद रखना इस पॉइंट को। ठीक है, ये कॉपी कर लो, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, अब आगे स्विच करते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपके पास क्या कहता है, ये पार्ट ए में ये डायग्राम आपके पास मौजूद है, विद द पॉइंट्स ए बी सी डी लाइंस ऑन द सर्कल सेंटर ओ बी ए डी इज इक्वल टू 47 डिग्रीज। पार्ट ए में कहता है एंगल बी ओ डी फाइंड आउट करना है, तो आप देखो बी ओ एंड डी, यू हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। वही वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपके पास क्या लग जाएगी, एंगल बी ओ डी कितने के बराबर है मेरे पास, ट्वाइस, डबल ऑफ दिस एंगल। ठीक है, डबल ऑफ दिस एंगल, तो मैं ये लिख सकता हूं कि बीओडी जो बराबर है वो कितने के, ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए डी। सही है, तो अब यहां पे मेरे पास बीओडी की वैल्यू आ जाएगी, एंगल बीओडी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 47। मुझे जल्दी से आंसर बताओ, 47 क्या निकल के आएगा यहाँ पे, इज इट 94 डिग्रीज? ठीक है, तो एंगल बीओडी आपके पास क्या निकल के आ गया, बीओडी इज इक्वल्स टू 94 डिग्रीज, ये हो गया। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में उसने आपसे कहा बी सी डी फाइंड आउट करना है, तो बी सी डी हमारे पास कौन सा वाला लाया करेगा यहाँ पे, बी सी एंड डी, यानी ये इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। अब देखो इसके अंदर हमारे पास एक हिंट मौजूद है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर मैं इसको स्ट्रेट यहां से लाई करता हूं लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर पॉइंट हो गया, ये ओ है। तो हम अगर ये देखें तो ये आपके पास कौन सी है, ऑपोजिट सेगमेंट्स है। सही है, क्या हमारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ऑपोजिट सेगमेंट पे वर्क कर रही है, मैं सेम सेगमेंट की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, मैं ऑपोजिट सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑपोजिट सेगमेंट्स के ऊपर वर्किंग कर रही है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है, वो प्रॉपर्टी नंबर 4, बेटा इसके अंदर हमारे पास जो है एग्जैक्टली एंगल्स इन द ऑपोजिट सेगमेंट्स आर सप्लीमेंट्री, एग्जैक्टली बिल्कुल यही कंडीशन आपके पास है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या है कि हमने क्या करना है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज।
तो अब आपने एंगल सी कैलकुलेट करना है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए विच इज 47 डिग्रीज। तो एंगल सी का जो मेरे पास आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 133 डिग्रीज। क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ एंगल सी की फॉर्म में नहीं था, बी सी डी की फॉर्म में था, तो आप लिखोगे एंगल बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू 133 डिग्रीज। क्लियर? बेटा कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड हमारे पास है ओ बी डी, ओ ओ बी एंड डी, दिस एंगल। अब इसके अंदर वही पुरानी प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस की थी कि अगर मैं यहां से देखता हूं, इस सेंटर से लेके ये लाइन मेरे पास एक सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, और इसी तरह सिमिलरली इस सेंटर से लेके यहाँ पे सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, तो दोनों मेरे पास लाइंस बराबर होंगी, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, रेडियस बन गया। जब दोनों लाइंस यहाँ पे बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल बी और एंगल डी दोनों सेम है। लेट सपोज इन्हें एक्स और एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एंगल ओ अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, जो पार्ट ए में किया था, दैट इज 94 डिग्रीज। तो ये मेरा पूरा एक ट्राइंगल बन गया। तो मैं ये लिख सकता हूं यहाँ पे कि x प्लस 94 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 94, एंड देन x इज इक्वल्स टू, जल्दी से मुझे निकालो 180 माइनस 94 करो, आंसर बताओ क्या निकल के आएगा, 86, एंड आफ्टर कैंसिलेशन you will get 43। लेकिन मेरा x कोई टर्म नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसी फॉर्म में लिखोगे जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उसने आपसे ये कहा कि एंगल ओ बी डी कैलकुलेट कर लें, तो ओ बी डी इज इक्वल्स टू 43 डिग्रीज। ये आपका आंसर हो गया। कोई मसला बेटा अब तक क्वेश्चन के अंदर? गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो बाय योरसेल्फ। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करके मुझे आंसर इसके बताओ जल्दी से, और उसके बाद हम इसे जो है बोर्ड पे सॉल्व भी करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपके आंसर सही हैं या गलत है। अच्छा बेटा, आपको जो मसला हो रहा है वो पार्ट 4 में मसला हो रहा है ना, पार्ट डी में? ठीक है, अभी पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट ए बी सी को वेरीफाई कर लेते हैं। पार्ट डी के अंदर वो आपसे ये कहता है सबसे पहले ओ बी डी कैलकुलेट करना है। अच्छा, ओबीडी हमारे पास जो है, ओबीडी की कैलकुलेशन करनी है, तो ओबीडी हमारे पास जो लाया करेगा वो कौन सा वाला एंगल है, बेसिकली ये वाला एंगल है, ठीक है। इस एंगल को एक्स का नाम दे देते हैं, लेट सपोज, सही है। अब इस एंगल के लिए जो मेरा सबसे पहला काम है, वो काम क्या है कि अगर मैं किसी तरीके से यहां पर इसको कंप्लीट कर लूं, तो ये मेरे पास मौजूद कौन सा है, 132। क्या मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, 180 माइनस 132 इज इक्वल्स टू, लेट सपोज इसे मैं नाम दे देता हूं एम का, इस पॉइंट को, तो एम ओ बी के बराबर है। ये वाला एंगल कैसे हुआ मेरे पास, 180 में से मैंने क्या किया, 132 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें ये पता है कि ये पूरी लाइन जो होती है ये पूरी 180 के बराबर होती है, लाइक दिस, ठीक है। तो 180 में से अगर 132 सेपरेट करूंगा, मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या निकल के आएगा, 48। ये आ गया आपके पास ये वाली बात, सही है। ग्रीन से जो मैंने शो किया, ये आपके पास ये एंगल निकल के आ गया। अब ये अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखना कि मैं किस तरीके से बना रहा हूं। यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, सेंटर से यहां तक, उसके बाद यहां से यहां तक, और फिर ये वाले इस ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल के अंदर एक्स आपने कैलकुलेट करना है, और ये वाला एंगल जो था 48, ये आपने निकाल लिया, सही है। अब मेरा जो काम है वो क्या है, इस एंगल को जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, ये वाला एंगल, इसे कैलकुलेट करना है मैंने, ठीक है। अब ये कैलकुलेट किस तरीके से हो सकता है,
सबसे पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि लेट सपोज मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि मैंने जो है ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा? मुझे बता सकते हो, कोई हिंट दे सकते हो? एनी आइडिया कि सर इस तरीके से हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं? 90 डिग्रीज बेटा वो नहीं है, हाँ। जब तक मेंशन नहीं होगा आप नहीं कह सकते 90 डिग्रीज है, सही है। 90 डिग्री सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है आपको, और कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये देखता हूँ 59 90, तो क्या मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकता हूँ? लाइट ग्रीन से शो कर रहा हूँ इस एंगल को, सही है। तो मैं ये लिखता हूं कि हमारे पास एंगल ए जो बराबर है इज इक्वल्स टू 180 -59 -90। तो आंसर जो निकल के आया वो क्या आ गया? 31 डिग्रीज। ये एंगल ए आ गया, यानी ये वाला जो एंगल था ये हो गया 31 डिग्रीज के बराबर। अब मुझे ये बताओ, ये वाला जो ब्लू से मैं शो कर रहा हूं ये पूरा का पूरा 90 है, तो क्या ये मुझे इसका हाफ कैलकुलेट करके दे सकते हो? यानी सिर्फ ये वाला पोर्शन, इसको मैं किस तरीके से कैलकुलेट करूंगा यहां पर? अच्छा अब जरा समझो, तुमने 31 यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, सही है। अब आपसे जो बोल रहा है वो क्या है, मुझे ये बताओ। बी डी ए तुमने कैलकुलेट किया? बी डी ए, ये वाला एंगल बी डी ए तो है 20, और फिर ये डी और ये ए, यही वाला एंगल है जो आपने कैलकुलेट किया होगा बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो आपके पास क्या थी कि 132 को इसको हाफ करना है, सही है। तो ये वाला कैसे आ सकता है? एंगल डी, एंगल डी इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 2, तो 66 डिग्रीज आएगा। बेटा एंगल डी 66 है, ये वाला एंगल। अब ये 66 डिग्रीज आ गया, 31 वो मौजूद है। तो क्या मैं ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकता हूं जिसे मैं अभी शो कर रहा हूं आपको लेट सपोज ब्लैक से? ये वाला एंगल कैलकुलेट हो जाएगा अब, क्योंकि ये पूरा एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा आपके पास? 180 -66 एंड -31, इसे नाम दे देते हैं जेड का। तो जेड क्या निकल के आया आपके पास यहाँ पे? 83। बेटा मेक इट श्योर के कैलकुलेशन सही की हो, दोबारा अटेम्प्ट कर लो, कैलकुलेशन अपनी अगेन चेक कर लो। ठीक है 83 आ गया। अब देखो यहां पर हमने, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, वापस अगेन मैं आ रहा हूँ ऑरेंज वाले के ऊपर। ऑरेंज वाले के ट्राइंगल के अंदर हमने जब जेड कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू, ये सम ऑफ ऑपोजिट लिख दो, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। ये प्रॉपर्टी बता चुका था। तो ये अगर मेरे पास एक्सटीरियर एंगल है जेड, सही है, तो इंटीरियर ऑपोजिट कौन से होगा? एक हो गया ग्रीन वाला और एक हो गया रेड वाला। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा यहां पर? एक्स जो हम रेड से शो कर रहे हैं प्लस ग्रीन वाला एंगल जो हमने ये वाला कैलकुलेट किया 48, ये कितने के बराबर है? एक्सटीरियर एंगल के इसके बराबर है, जेड के। तो जेड की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 48 इज इक्वल्स टू 83। तो मुझे बताओ जल्दी से एक्स का आंसर क्या निकल के आएगा? 83 -48, 35। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ आया अब्दुल्ला मैंने क्या किया है क्वेश्चन के अंदर? मुझे लग रहा है कोई क्वेरी आपको है, किस पार्ट में मुझे सिर्फ इतना बता दो। ट्राइंगुलर पार्ट के अंदर है या उससे पहले ऊपर भी कहीं है? ए पार्ट में? इस पार्ट की बात कर रहे हो? ए टी बी की बात कर रहे हो? नहीं, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा। पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्ट डी के अंदर सॉल्विंग के अंदर जो मसला है वो मुझसे पहले डिस्कस करो, कि पार्ट डी पूरा पहले अपना जो है क्लियर करो। ये वाला पूरा पार्ट समझ आया ये मैंने क्या किया है? दिस पार्ट, क्योंकि जेड तक तो समझ आ गया, चलो ये वाला समझ आया। अच्छा एक दूसरे मेथड से बता देता हूं, अगर नहीं समझ आया
तो ये जो z है और ये ब्लू वाला पार्ट है, ब्लैक वाला देखो, ये ब्लैक और ये ब्लू, इन दोनों का सम कितने के बराबर होता है? 180। आप क्या काम करोगे यहाँ पे, 180 माइनस z कर दो, क्या आंसर आ जाएगा निकल के? z मेरे पास जो आया है वो 83 है, 180 माइनस 83 करो, मुझे आंसर बताओ बेटा। 180, 180 माइनस 83, व्हाट विल बी द आंसर? 97। अब ये जो 97 डिग्रीज निकल के आया, ये आपके पास ब्लू वाला पोर्शन है, सही है, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है। अब मैं क्या करूंगा, जो ग्रीन वाला ये वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये ग्रीन, ये वाला ब्लू, और नीचे वाला जो आपके पास ये पोर्शन है रेड वाला, इन तीनों का सम मेरे पास होता है 180 के बराबर। ग्रीन का आंसर आपके सामने ये लिखा हुआ 48, यहां लिख दिया आपने, प्लस ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये आपने ये कैलकुलेट किया हुआ 97, ये लिख दिया यहां पे, प्लस, और ये जो अब x बचा इज इक्वल्स टू 180। जब सॉल्व करोगे तो भी इंशाल्लाह जो आपका आंसर आएगा वो 35 डिग्रीज निकल के आ जाएगा। जी बिल्कुल, क्लियर हो गया पूरा, अच्छे से समझ आ गया? ठीक है बेटा, कॉपी करो जरा जल्दी से, उसके बाद पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पार्ट इसके अंदर हमारे पास जो पार्ट ए था, इसके अंदर हमारे पास डिस्कस कर रहा है एटीबी को। तो एटीबी के अंदर हमारे पास सबसे पहले एंगल वेरीफाई करो, ये टी हो गया, इसे हमने नाम दे दिया एंगल वाई डिग्रीज का, ठीक है। एक बात बेटा याद रखना, ये आपके पास जो है, ये जो दो लाइंस हैं, जो दो बेसिकली टेंजेंट्स आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है, इन टेंजेंट्स का जो मीटिंग पॉइंट होता है ये, और जो हमारे पास सेंटर एंगल मौजूद होता है, इन दोनों का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, यानी ये हमेशा दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल y प्लस 133, 133 है, 132 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 132। मुझे जल्दी से आंसर बताओ, एंगल y का क्या निकल के आएगा? 48, एग्जैक्टली exactly. तो ये आंसर आपके पास जो है एंगल y, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि एंगल y की फॉर्म में नहीं था, किसमें था? एंगल ए टी बी, तो आप इसे लिख दोगे एंगल ए टी बी इज इक्वल्स टू 48 डिग्रीज। ये मेरे पास आंसर। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत दफा आता है कि आपके पास जो है मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ द टेंजेंट्स का वो एंगल पूछ लेता है। तो लेट सपोज आपके पास अगर ये वाला एंगल नहीं गिवन होता और ये वाला दे देता, जिसे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं इस तरीके से, ये वाला एंगल, तो आप पहले क्या करते, ये लेट सपोज एंगल आपके पास गिवन है फॉर एग्जांपल 240, लेट सपोज, तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे, यहाँ पे 360 में से सब्ट्रैक्ट करोगे 240 को, टू गेट द आंसर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का आंसर निकालने के लिए, और फिर दोनों आमने सामने वाले जो एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो मेरे पास सप्लीमेंट्री के बराबर होगा। क्लियर बेटा, समझ आ गया? ठीक है, सही है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह जो है यहाँ पे क्लास एंड अप करते हैं अब्दुल्ला, सही है, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, सही।